क्लियर? ठीक। तो आप लोगों के लिए सुविधा के लिए एक दिन हम ब्रह्मास्त्र की क्लास लेकर आएंगे और एक दिन आपके फुल सेट पेपर किसके लिए, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है आज। ठीक है, आपका पाठ्यक्रम के अनुसार है, कृषि पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार रहने वाला है, यूपी जीके भी आपका पाठ्यक्रम के अनुसार रहने वाला है। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से सभी लोग आ जाओ, आज तो शेयर कर दो, है ना। आज 100 से 150 लोग होने चाहिए लाइव क्लास में। ठीक है, तो लाइव क्लासेस आपके जो सेट पेपर आप सभी की डिमांड पर जो है लेकर आए हैं, फुल सेट पेपर। ठीक, सेट पेपर को शुरू करने से पहले आज जो है आपके जो इस सेट पेपर और साथ में साथ आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, इसकी पीडीएफ सेम टू सेम आपका 60 सेट पेपर वाले ब्रह्मास्त्र कोर्स में ही आपको मिलने वाली है। ठीक, जिसमें 20 फुल लेंथ सेट और भी हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं फुल लेंथ, 40 टॉपिक वाइज सेट, और ये सारे के सारे जो है आपके प्रिंटेबल फॉर्म में रहने वाले, मात्र 299 रुपए में। परिणाम सभी के लिए। और आप सभी को पता है कि हमारे प्रिंटेड नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, जिनके ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मात्र 1500 रुपए में संपूर्ण कृषि आपके घर पर हार्ड कॉपी के रूप में बाइंडिंग करा के आपको भेजी जाएगी। ठीक, यहां पर ऑर्डर नहीं है वरना मैं दिखा भी देता। देखिए इस तरह से, हाँ जी रखा हुआ है, एक जो है पिकअप के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाइंड करके पूरा का पूरा जो नोट्स है आपके घर पर भेजे जाएंगे। मात्र 1500 रुपए में कंप्लीट एग्रीकल्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे नंबर पर 7880497104 पर क्या लिखना है, प्रिंटेड नोट्स। तो आपको क्यूआर मिलेगा और साथ में साथ आपको जो है एक गूगल फॉर्म मिलेगा। तो गूगल फॉर्म भरना है, जिससे आपको जो है एड्रेस देना है उस पर। ठीक, और आपका जो है लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कॉन्सेप्ट बेस या फिर कहें सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपका प्रैक्टिस सेट या फिर कहें सेट पेपर या टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू कर दी गई है। और जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए मात्र 499 रुपए पीडीएफ कोर्स आपका लेकर आए हैं। इसमें संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया से। ब्रह्मास्त्र का एक ही ये पार्ट है आपका। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का पार्ट है, लेकिन इसे हमने दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक, विजन एग्री एकेडमी की तरफ से आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 के लिए कृषि प्राविधिक सहायक प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहां से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस मोबाइल नंबर में प्रिंटेड नोट्स लिखकर भेजना है आपको। ठीक है, तो आपको प्रिंटेड नोट्स जो है उपलब्ध करा दिए 7880497104 पर। ठीक, और हमारा जो ऑफलाइन का पता है रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, वर्णी चौराहा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बढ़िया से शुरू करते हैं सेट पेपर फर्स्ट को, या फिर कहें आज के प्रथम सेट पेपर को, जो कि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर शेयर कर दो भैया सभी को। हाँ जी भैया, 1 हावर्स के बीच ही कराएंगे। ठीक है, हाँ एजी का पूरा पोर्शन रहने वाला है आज टॉपिक नहीं रहेगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका टॉपिक रहेगा, इसमें आपका टॉपिक नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके टॉपिक वाइज चलेंगे और इसमें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से बढ़िया से आंसर करिएगा। ठीक है, सभी के आंसर हम देखेंगे भी। ठीक है, और सभी को जल्दी से शेयर कर दो ताकि हम क्लास शुरू कर दें आपकी। ठीक, शेयर कर दो भाई। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? 1959 में, 1955, 1970, 71, 1985, 86 में। जल्दी से आंसर देखो, सभी के आंसर स्टार्ट हो गए हैं। 1970, 71 में कब शुरू हुई थी गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना? 1970, 71 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुई थी? नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज या एनईएस शुरू हुआ था? ठीक, बताइए आंसर।
बताइए आंसर क्या होगा। 1 जनवरी 1952, 2 अक्टूबर 1953, अक्टूबर 1952, 1 जनवरी 1953। तो बेसिकली 2 अक्टूबर 1952 को तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास परियोजना शुरू हुई थी। उसकी सफलता को देखते हुए आपका NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज या फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा आपका 2 अक्टूबर 1953 में शुरू किया गया था। ठीक, 2 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लूपिंग किस फसल से संबंधित है। केला से, बाजरा, ज्वार या लूसन। लूपिंग किस फसल से संबंधित है, बताइए आंसर। A, B, C या फिर D। राइट आंसर क्या होगा। तो भैया यहां पर लूपिंग जो है किससे संबंधित है, लूसर्न से संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी लूपिंग, लूसर्न से संबंधित। अगला क्वेश्चन, ब्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है। केला से, बाजरा, ज्वार या धान। बताइए आंसर क्या होगा। व्यूसनिंग, व्यूसनिंग का मतलब होता है क्रॉस प्लाउइंग या आड़ी तिरछी जुताई। किसमें की जाती है भैया, धान में की जाती है। किसमें की जाती है, धान में की जाती है। ठीक, आपके बुआई के दो या फिर कहें रोपाई के 2 से 4 सप्ताह बाद, ठीक, खरपतवार नियंत्रण के लिए की जाती है। तो भैया किसमें, धान में। ऑलरेडी आंसर बता दिया भैया। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है। 20 ग्राम, 21 ग्राम, 24 ग्राम या 25 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लिख दो भैया कमेंट में, A, B, C या फिर D। A, B, C या फिर D। राइट आंसर क्या होगा, 21 ग्राम। बहुत बढ़िया भैया। आपका जो बासमती चावल का जो होता है टेस्ट वेट कितना होता है, परीक्षण वेट 21 ग्राम। और आपका जो है नॉर्मल चावल का कितना होता है भैया, लिख दो जल्दी से कमेंट में। नॉर्मल का कितना होता है, सामान्य चावल का कितना होता है परीक्षण वजन। सामान्य चावल का परीक्षण वजन जल्दी से बताओ। सामान्य चावल का परीक्षण वजन कितना होता है। अरे भैया D नहीं होगा महेश कुमार जी, वो तो सामान्य चावल का होता है 25 ग्राम। ठीक है, सामान्य चावल का 25 होता है, लेकिन बासमती की बात करें बच्चों तो बासमती का होता है 21 ग्राम। कितना, 21 ग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, कपास की पानी की आवश्यकता क्या है। mm में, 200 मिमी, 800 mm, 600 mm या 700 mm। कितना पानी चाहिए होता है भाई कपास के लिए, बताइए आंसर। A, B, C या फिर D। राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो लगभग 800 mm क्या होता है, पानी चाहिए होता है हमारे कपास के लिए। कितना चाहिए होता है, 800 mm पानी चाहिए होता है। कितना, 800 mm। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जेथरो टोल, पीटर डिक्रेसेंजी, डी कंडोल या निकोलस को। बेसिकली आप थोड़ा सा इजी लेवल है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज जो है थोड़ा सा लेवल लो रखते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। तो आज थोड़ा इजी लेवल है। ठीक, तो बढ़िया से आंसर कर दीजिए बी 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 बी। तो यहां पर जो है 800 mm राइट आंसर होगा। सॉरी, पीटर डिक्रेसेंजी राइट आंसर होगा। सस्य विज्ञान के जनक कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी है। और आपके जो जेथरो टोल है, टिलेज या फिर कहे भू परिष्करण के जनक व वीड साइंस के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। मूंगफली, मक्का, अलसी या धान। कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है भाई, बताओ यार जल्दी से। पीटर डिक्रेसेंजी, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार जी, लोकेश लोधी जी ने आंसर लिख दिया है। जल्दी से आंसर कीजिए, A, B, C या फिर D। राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। C, लिनसीड, बहुत बढ़िया। जो लिनसीड है, अलसी है, ये बेसिकली आपकी ऑयल सीड है, और या फिर कहें रबी मौसम की फसल है। किस मौसम में उगाई जाती है, रबी मौसम में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है, अंतर सस्सीय क्रियाओं का अर्थ के लिए है। खुरदुरा करना, विरलन, खरपतवार नष्ट करना, अनुकूलतम पौधा अनुरक्षण। अंतर सस्सीय क्रियाओं का अर्थ क्या है, A, B, C या फिर D। राइट आंसर
क्या होगा यहाँ पर? अंतर क्रियाएं क्यों करते हैं हम? इंटरकल्टिवेशन इसलिए करते हैं ताकि खरपतवार नियंत्रण हो जाए, है ना। तो खरपतवार के नष्ट करना या फिर खरपतवार नष्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं? इंटरकल्टिवेशन। अर्थी कब करते हैं? मिट्टी चढ़ाना होता है आपका, निराई गुड़ाई करते हैं, ये सारी चीजें इंटरकल्टिवेशन ही तो होती हैं भैया, है ना। तो खरपतवार नष्ट करना। अगला क्वेश्चन, गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है शरदकालीन ऋतु की, जायद ऋतु की, बसंतकालीन ऋतु की या वर्षाकालीन ऋतु? गन्ना प्लस आलू, आलू हमारा शरद का है, रबी का है ना, और गन्ना भी रबी का है ना, तो बुआई आपकी रबी में होती है। तो यहां पर राइट आंसर है शरदकालीन ऋतु की। गन्ना प्लस आलू सह फसल प्रणाली है शरदकालीन ऋतु की। किसकी है? शरदकालीन ऋतु की है, गन्ना प्लस आलू। ठीक। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? सहफसली खेती, मिलवा खेती, अनुपद सस्यन या रिले सस्यन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। पिछली फसल की कटाई से पहले जो है पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई, मतलब पहली फसल कटने पे आई है, कटी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपने दूसरी फसल बो दी है, तो उसे क्या कहेंगे भैया? रिले क्रॉपिंग। बहुत अच्छे। अनुपद सस्यन या उसे क्या कहा जाएगा? रिले सस्यन कहा जाएगा। अनुपद सस्यन या रिले क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन, प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन ए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन बी डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन सी आइसोथायोसाइनेट या कैप्सेसिन। आपका जो प्याज में तीखापन होता है भैया वो किस कारण से होता है? हाँ जी भैया, ओवरलैपिंग, धान वाद बरसी मूंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राइट आंसर बताइए यहां पर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या होता है? प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है अजमेर, आनंद, कालीकट या नई दिल्ली? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, 34 लोग आ गए हैं। ऐसे ऐसे शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, जितने भी ग्रुप हैं आप लोगों के। ये मनीष है, ब्लॉक होना है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कालीकट के अंदर है, कालीकट के अंदर है। कहां पर है? कालीकट। भैया वो बीजीय मसाले अनुसंधान संस्थान है तवज्जी अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर जो है बीजीय मसाला अनुसंधान है, या फिर कहें सीड स्पाइसेस है। ठीक। कहां पर? आपका तवज्जी अजमेर के अंदर। बहुत इजी लेवल है। अरे भैया थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेवल पता चलेगा। आज तो पहला सेट है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तिल के फाइलोडी रोग का वाहक कीट कौन सा? माइकोप्लाज्मा, सफेद मक्खी, लीफ माइनर या एफिड? बताइए। आपका जो फाइलोडी रोग होता है किसका? आपका जो आपका फाइलोडी रोग होता है तिल का, वो किस कारण से होता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बताइए। फाइलोडी रोग कौन वाहक कीट कौन सा है? डी एफिड। भैया एफिड तो नहीं है, एफिड नहीं है, ए भी नहीं है, लीफ माइनर। बहुत बढ़िया लोकेश लोधी जी। यहां पर देखो लीफ माइनर भी होता है और एक लीफ हॉपर। आपको कभी कभार लीफ हॉपर भी दिखा मिल जाए ना, तो लीफ हॉपर भी आपका वाहक होता है फाइलोडी रोग का। फाइलोडी रोग का क्या? आपका जो है लीफ माइनर या फिर कहें आपका जो है लीफ हॉपर। इनमें से कोई भी मिल जाए तो आंसर कर देना है। ठीक है। तो लीफ हॉपर या फिर कहें आपका लीफ माइनर वाहक कीट होता है फाइलोडी रोग का। एफिड नहीं होगा भैया, डी नहीं होगा, सी होगा, सी। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, चारे वाली फसलों की रानी, बरसीम, रिजिका, जैया, इनमें से कोई नहीं। चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है? देखो यहां पर बरसीम है ना, बरसीम थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि फीमेल का नाम है ना। रिजिका आपका जो है फीलिंग आ रही है, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिजिका। चारे वाली फसलों की रानी क्या है? रिजिका है, और आपका जो राजा है वो बरसीम है। राजा बरसीम, रानी रिजिका। चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाएगा? रिजिका को कहा जाएगा। किसे? रिजिका, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH 8 किस संस्थान ने विकसित की थी? IIPR कानपुर, SBI कोयम्बटूर, ICRISAT हैदराबाद, IGFRI झांसी, सॉरी IGFRI झांसी। बताइए आंसर क्या होगा? IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, राजा बरसीम, रानी रिजिका। बहुत बढ़िया अरविंद राज जी। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? आपका जो है ICPH 8 प्रथम संकर किस्म थी अरहर की, किसने विकसित की थी? ICRISAT ने विकसित की थी। कब की थी? 1991 में। ICRISAT हैदराबाद इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स द्वारा विकसित की गई थी ICRISAT। आपका भी ST में क्वेश्चन पूछा गया कि ICRISAT की स्थापना कब हुई थी? तो बेसिकली इसकी स्थापना जो हुई थी 28 मार्च, ICRISAT की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1972, ठीक। 28 मार्च 1972 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर कहें आपका इसे जो आपका ये कहें कि गजट पेश या एक्ट जब लाया गया था, इसका एक्ट लाया गया था आपका एक कहें 11 अक्टूबर 1972 को इसका एक्ट आया था, और 11 अक्टूबर 1972 को स्थापना हुई थी 28 मार्च 1972। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना, आपको जो है सही से पता चल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, मक्का में सफेद कलिका रोग का कारण है? कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, बोरॉन की कमी, या आयरन की कमी? बताइए आंसर। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, बहुत बढ़िया। जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? जिंक की कमी के कारण सफेद कलिका या व्हाइट बर्ड डिजीज होती है। किसमें? आपकी मक्का के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? कौन सी विधि फल व सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? कौन सी विधि फल व सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी ब्लांचिंग, ऑप्शन डी नमी को बाहर निकालना। संरक्षित करने की स्थायी विधि क्या है? फल व सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि कौन सी है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। फल व सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि कौन सी है? तो भैया वो है नमी को। यदि आप नमी निकाल दोगे ना तो सब्जियां और फल क्या हो जाएंगे? आपके संरक्षित हो जाएंगे या प्रिजर्व हो जाएंगे। तो नमी को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? लीची, अमरूद, आम या संतरा? मार्मलेड तैयार करने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? मार्मलेड तैयार करने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है भैया? जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? मार्मलेड तैयार करने के लिए उपयुक्त फल, तो भैया वो तो आपका कौन सा है? संतरा। संतरा जो है आपका मार्मलेड बनाने के लिए, अमरूद आपका जेली बनाने के लिए, है ना। जेली बनाने के लिए आपका अमरूद हो गया, मार्मलेड की किसका प्रयोग करते हैं? संतरे का प्रयोग करते हैं, संतरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुलाब के फूल के पंखुड़ी का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गुलाब के फूल के पंखुड़ी का लाल रंग जो होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन या एंथोसायनिन? किसकी मौजूदगी में आपका जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है? आपका जो है लाल रंग होता है। तो भैया एंथोसायनिन के कारण। किसके कारण बच्चों? एंथोसायनिन के कारण गुलाब की पत्तियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 21 है, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा यहाँ पर, कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है? मिलीबग, थ्रिप्स, बल्बवेधक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है आपका जो है घातक कीट है किसका? आपका प्याज व लहसुन का। राइट आंसर क्या होगा भैया? कौन सा कीट दोनों को नुकसान पहुंचाता है? घातक कीट है भैया प्याज व लहसुन का। तो भैया वो है आपका कौन सा? थ्रिप्स है। कौन सा कीट है भैया? थ्रिप्स जो है प्याज व लहसुन का घातक कीट है। कौन सा भैया? थ्रिप्स। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थ्रिप्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, कानपुर में, या फिर कहें आपके जो है चार ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो राइट आंसर जल्दी से बता दो, ए, बी, सी या फिर डी। बल्बवेधक नहीं होगा आशीष राठौर जी, यहाँ पर थ्रिप्स राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर हो गया। ठीक, बताइए आपका केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो ये आपकी फरीदाबाद, कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। ठीक, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आपकी केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थित है, फरीदाबाद हरियाणा। ठीक, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग लगता है कपास में, सरसों में, मूंगफली में या गन्ने में? तो बेसिकली आपका अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, दोनों को साथ में मिलाकर क्या कहा जाता है? टिक्का रोग कहा जाता है। इसमें मछली की सड़ी हुई जैसी गंध आती है, जैसे मछली सड़ गई हो ऐसी गंध आती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर आपका मूंगफली हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गेहूं का ढीला कंडुआ रोग होता है मिट्टी जनित, वायु जनित रोग, बीज जनित रोग या उपरोक्त सभी? जो ढीला कंडुआ है लूज स्मट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भैया? लूज स्मट के रूप में जाना जाता है। यह कैसा रोग है भाई? आपका जो है मिट्टी जनित रोग है, वायु जनित रोग है, बीज जनित रोग है, उपरोक्त सभी? तो भैया लूज स्मट आपका यह ढीला कंडुआ कैसा रोग है? तो ये आपका बीज जनित रोग है, या फिर कहें सीड बोर्न डिजीज है। आपका जो लूज स्मट है ये कैसी है? सीड बोर्न या बीज जनित रोग है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? थेरम, कैप्टफॉल, जिरम या जिनेब? कौन सा जो आपका जो है सल्फर कवकनाशी या फिर कहें कवकनाशी जो है सल्फर वाला है? निम्न में से कौन सा जो है सल्फर कवकनाशी है? बताइए आंसर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। भैया 50 लोग हो गए हैं, 150 लोगों को पहुंचाना है ना? तो 150 लोग होना चाहिए लास्ट तक। तो निम्नलिखित कौन सा सल्फर कवकनाशी नहीं है, सॉरी है, सल्फर कवकनाशी है? तो भैया वो है आपका कैप्टफॉल। कैप्टाफॉल एक कैसा है? सल्फर कवकनाशी है। कैप्टाफॉल कैसा है? सल्फर कवकनाशी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन, द्विसूत्री विभाजन या नरवांझपन या उपरोक्त सभी? बताइए, आपको अगर ये बीज का निर्माण करना है तो बीज का निर्माण किससे होता है? लैंगिक कोशिकाओं से होता है, या फिर कहें आपकी जनन कोशिकाओं द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा भैया? यहाँ पर जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? आपका जो है आपका क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका मियोसिस आवश्यक होता है बीज बनने के लिए। ठीक, पहुंच जा पाएंगे आशीष राठौर जी, जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे। शेयर तो करो तुम। अगला क्वेश्चन, जब एक F1 संकर अपने माता पिता में एक के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है?
कहलाता है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बृहद चुनाव, इनमें से कोई नहीं। तो भैया एक किसी माता पिता के साथ करा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। और यदि किसी रिसेसिव या अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका? टेस्ट क्रॉस। प्रभावी मतलब ये कहें किसी भी माता पिता, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी, उससे करा रहे हैं तो वो तो कहलाएगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का ही एक रूप है आपका टेस्ट क्रॉस, जो कि आपका अप्रभावी पेरेंट या फिर कहें अप्रभावी जनक से जो है क्रॉस कराया जाता है। ठीक, यहां पर राइट आंसर हो जाता है बैक क्रॉस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, बीटी कपास एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें होता है कीटनाशक सहिष्णु, कवकनाशक सहिष्णु, खरपतवार नाशी सहिष्णु, या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। बीटी कपास एक अनुवांशिक रूप से या फिर कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो बताइए कि इसमें क्या होता है? तो भैया कीटनाशक सहिष्णु होते हैं। भाई ये बीटी कपास कैसी होती है? कीटनाशक सहिष्णु होती है। कैसी होती है? कीटनाशक सहिष्णु होती है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का क्या कार्य है? श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण, या प्रकाशीय श्वसन। राइबोसोम क्या कार्य करता है भाई? राइबोसोम क्या कार्य करता है? 61 पहुंच गए हैं और जोर लगाओ 100 तो पहुंच ही जाएं आज, है ना? बताइए आंसर क्या होगा? राइबोसोम का कार्य क्या होता है भैया? ए, बी, सी या फिर डी? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, या प्रकाशीय श्वसन, क्या कहा जाता है भाई? राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइट आंसर बताइए बच्चों यहां पर। तो भैया राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और आपका जो श्वसन करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना? रेस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है? अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम में, स्फेरोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? किस कोशिकांग में जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है? जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा होती है। तो राइट आंसर लिख दो बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? 31 का राइट आंसर क्या, सॉरी 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया लाइसोसोम। ठीक, जल अपघटनीय एंजाइम की प्रचुर मात्रा कहां पर अधिक होती है? आपकी लाइसोसोम के अंदर अधिक होती है। कहां पर अधिक होती है? लाइसोसोम के अधिक होती है। थैंक यू मनीष कुशवाहा जी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा भैया, लाइसोसोम हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है नारंगी प्रकाश में, हरे प्रकाश में, नीले और लाल प्रकाश में, या पीले प्रकाश में? जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो किस में अधिक होता है भैया? तो नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें? नीले और हरे, सॉरी नीले और लाल में। ठीक, नीले और लाल में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें? नीले और लाल रंग में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वसन प्रक्रिया में पौधे दिन में गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस अवशोषित करते हैं दिन के अंदर पौधे? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर ई, सी या फिर डी? तो बेसिकली हमें पता है प्रकाश की उपस्थिति पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उससे क्या लेते हैं? CO2 को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और रात्रि के समय उल्टा मैकेनिज्म होता है, पौधे क्या करते हैं रात्रि के समय? CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा श्वसन प्रक्रिया में दिन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करते हैं। क्या आपके जो CO2 गैस है इसे क्या करते हैं? अवशोषित किया जाता है आपके श्वसन प्रक्रिया के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, DUS परीक्षण निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? सिंचाई, फसल किस्मों से भिन्नता, पशु किस्में, शुद्ध दूध की शुद्धता? बताइए DUS टेस्ट किस लिए किया जाता है? DUS टेस्ट किस लिए किया जाता है? राइट आंसर बता दो भैया, क्या होगा? DUS टेस्ट किस लिए करते हैं?
तो भैया DUS टेस्ट जो किया था फसल किस्मों से भिन्नता का पता करने, फसल किस्मों में भिन्नता का पता करने के लिए हम क्या कहते हैं, DU टेस्ट। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक एकल स्वानिषेचित समयुग्मजीवी की संततियों को कहते हैं, एक एकल स्वानिषेचित समयुग्मजीवी की संततियों को कहते हैं संश्लिष्ट, क्लोन, शुद्ध वंशक्रम या समयुग्मजीवी। एक एकल स्वानिषेचित समयुग्मजीवी की संततियों को क्या कहा जाता है भाई? आंसर कीजिए A, B, C या फिर D। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक एकल स्वानिषेचित है और समयुग्मजीवी है तो भैया क्या होगा? शुद्ध वंशक्रम, यहाँ पर प्योर लाइन जो है होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी शुद्ध वंशक्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संकर धान में नरबंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के हेतु, संकर धान में नरबंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु प्रमाणित बीज की उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। आपका जो संकर धान होता है उसमें प्रमाणित बीज में कितनी आपकी अलगाव दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 300 मीटर, कितना रखा जाता है भाई? आंसर कर दो भाई। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? DUS टेस्ट कुछ नहीं है, नॉर्मली आपकी एक रूपता, विशिष्टता या परीक्षण या किस्म का पता लगाने के लिए की जाती है ना, कि एक रूपता बताने के लिए की जाती है, ठीक। या परीक्षण जो है नई किस्म में मौजूद किस्मों या फिर कहें दूसरे बीज की किस्मों का पता लगाने के लिए की जाती है। कौन सा? DUS टेस्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर अलगाव दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर 100 मीटर, राइट आंसर क्या होगा? 100 मीटर दूरी रखी जाती है। ऑप्शन ए। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आप लोगों ने आंसर कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? लवणीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। जो आपके नहरों के आसपास वाली भूमियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? जल भराव के कारण। लवणीय, अम्लीय या फिर कहें उदासीन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो भैया जो नदियों के या फिर कहें नहरों के किनारे वाले, अब किनारे है तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो सॉल्ट इकट्ठे होंगे, सॉल्ट इकट्ठे होंगे तो कैसी भूमि बनेगी? लवणीय भूमि बनेगी। नहरों के आसपास वाली भूमियां किस प्रकार की हो जाती हैं? लवणीय हो जाती हैं या फिर कहें एल्कलाइन हो जाती हैं। क्या हो जाती है? एल्कलाइन हो जाती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? Ca++, K+, Mg++, इनमें से कोई नहीं। कौन सा धनायन, कौन सा धनायन आपका जो है आसानी से अवशोषित हो जाता है? कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? तो भैया K+, पोटेशियम आयन या K+ आयन आसानी से क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, आसानी से अवशोषित हो जाता है ना। आपका जो K+ आयन है आसानी से क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा? DJ निकोलस ने, अर्नोन और स्ट्राउट ने, FH ब्रायन ने या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D। 16 तत्व किसने दिए थे? भैया 16 तत्व जो दिए थे अर्नोन और स्ट्राउट ने दिए थे। अर्नोन स्ट्राउट ने जब पोषक तत्व बताए थे तो उन्होंने 16 आवश्यक बताए थे। अर्नोन स्ट्राउट ने 16 बताए, 17वां तत्व बाद में ऐड किया गया था, है ना। अर्नोन और स्ट्राउट ने कितने दिए थे? 16 तत्व, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है,
नाइट्रोजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति के लिए नया उर्वरक कौन सा आया है? यूरिया, यूरिया गोल्ड, सुपर यूरिया या एसएसपी? कौन सा जो है नया उर्वरक आया है आपका नाइट्रोजन और सल्फर की आपूर्ति को पूरी करने के लिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? सल्फर की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सल्फर और नाइट्रोजन की कौन सा नया उर्वरक लाया गया है? राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया कौन सा लाया गया था? यूरिया गोल्ड। सल्फर, आपका जो यूरिया गोल्ड है, यूरिया गोल्ड में 37% तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और 17% क्या होता है? सल्फर होता है। तो नाइट्रोजन व सल्फर की पूर्ति करने के लिए यूरिया गोल्ड लाया गया। कौन सा? यूरिया गोल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यूरिया गोल्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 45%, 37% या 25%? तो ऑलरेडी बताया है। और यूरिया गोल्ड में कितना नाइट्रोजन होता है? 37%। 37% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक। यूरिया गोल्ड में सल्फर कितना होता है भाई? यूरिया गोल्ड में सल्फर कितना होता है? 17%। कितना? 17%। तो यूरिया गोल्ड में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। अब बताओ भाई, किसको पता था यूरिया गोल्ड का कि कितना नाइट्रोजन होता है और नया फर्टिलाइजर लाया गया है? पता था ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, ओ संस्तर अनुपस्थित होता है कार्बनिक मृदा में, खेती योग्य मृदा में, वन मृदा में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो आपका ओ संस्तर है या कार्बनिक संस्तर या ऑर्गेनिक हॉरिजोन कहा जाता है, जो कि आपका जो खेती योग्य मृदा होती है उसमें तो अनुपस्थित होता है, लेकिन आपके जो एक कहें कि लेकिन आपकी जो फॉरेस्ट सॉइल है या फिर कहें वर्जिन सॉइल या फिर कहें जिसमें अभी तक खेती नहीं की गई है या कार्बनिक मृदा है, इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, ओ संस्तर में अधिक पाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेती योग्य मृदा में अनुपस्थित होता है ओ संस्तर। बाकी अनकल्टिवेटेड सॉइल में या नॉट कल्टिवेटेड जिसमें खेती नहीं की गई है उसमें जो है क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक। आपकी खेती योग्य मृदा में अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन, नई जलोढ़ मृदा कहलाती है खादर, बांगर, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर। तो भैया नई जलोढ़ मृदा तो हमारी क्या कहलाती है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? बांगर। अगला क्वेश्चन, बेंच टेरेसेस में भूमि का ढलान प्रतिशत कितना होता है? बेंच टेरेसेस में भूमि का ढलान प्रतिशत कितना होता है? बेंच टेरेसेस में भूमि का ढलान प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। पहले आपका 50 किलो का बैग आता था, अब 45 किलो का बैग आता है। यूरिया का 45 किलो का बैग आता है अब। ठीक। बेंच टेरेसिंग के लिए कितना ढलान चाहिए भैया? जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया बेंच टेरेसिंग के 16 से 33% ढलान होना चाहिए। बेंच टेरेसिंग के लिए कितना? 16 से 33% ढलान होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऐसे ही शेयर करते रहो, 65 67 बच्चे पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है नलकूप से, तालाब से, नहरों से या कुओं से? भैया 70 लोग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दोस्तों। 70 लोग पहुंच गए, 30 लोग और बढ़ाओ, 100 लोग पहुंचाने हैं। ठीक, 100 प्लस करने हैं। आज बच्चे लाइव क्लास में 100 प्लस होने चाहिए। ठीक है, और शेयर कर दो। राइट आंसर बताइए कि सबसे ज्यादा सिंचाई जो भारत में की जाती है वो किससे की जाती है भाई? नलकूप से की जाती है। किससे? आपके ट्यूबवेल से। भारत में व उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह, आपके यूपी में भी और आपके जो है भारत में भी किससे होती है सिंचाई? नलकूप से ज्यादातर सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की गहराई को क्या कहा जाता है? ड्यूटी, कोर वाटरिंग, डेल्टा या पलेवा? बताइए आंसर क्या कहा जाएगा? फसल अवधि के दौरान आवश्यक जल की गहराई को क्या कहा जाता है? जल की गहराई जो होती है उसे क्या कहा जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि भैया फसल अवधि के दौरान जो आपके पानी की या जल की गहराई की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा?
आज बहुत मजा आ रहा है। डेल्टा, डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर, डेल्टा, बहुत बढ़िया। डेल्टा कहते हैं आपके किसको, आपका जो फसल अवधि या फिर कहें आपकी डेप्थ ऑफ वाटर, फसल अवधि के दौरान जो आपकी गहराई होती है, पानी की गहराई होती है, उसे क्या कहता है, डेल्टा कहा जाता है। और आपका ड्यूटी किसे कहा जाता है, आपके बेस पीरियड, आपके बुआई से लेकर कटाई तक जो पानी की आवश्यकता होती है उसे क्या ड्यूटी कहा जाता है। कोर वाटरिंग किसे कहते हैं, तो कोर वाटरिंग फसल की बुआई के बाद पहली सिंचाई कोर वाटरिंग कहलाती है। और पलेवा क्या कहलाती है, फसल की बुआई से पहले की जाने वाली सिंचाई हमारी पलेवा या पाल्को इरिगेशन कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइक्रो वाटर शेड के लिए क्षेत्र है 50,000 से अधिक, 10,000 से 50,000, 100 से 1,000 हेक्टेयर, 1 से 100 हेक्टेयर। माइक्रो वाटर सेट के लिए कितना क्षेत्र या कितना एरिया लगता है भाई, जल्दी से आंसर कर दो। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 75 जिलों से 75 बच्चे होने चाहिए आज, है ना। 75 जिलों से 75 बच्चे होने चाहिए यूपी से। राइट आंसर बताइए भाई क्या होगा। तो यहां पर जो आपका 100 से 1,000 हेक्टेयर, जो 100 से 1,000 हेक्टेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपका माइक्रो वाटर सेट होता है। 100 से 1,000 हेक्टेयर जो एरिया होता है वो कितना क्या होता है, माइक्रो वाटर सेट का एरिया होता है, माइक्रो वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, 48वां प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई की कौन सी विधि फल वृक्षों को सिंचाई देने के लिए प्रयोग की जाती है, क्यारी विधि, सीमा पट्टी विधि, नाली विधि या थाला विधि। राइट आंसर बताओ कि भैया वो फल वृक्ष हैं इनको सिंचाई देनी है तो किस सिंचाई विधि का प्रयोग करेंगे हम, बताओ भाई। राइट आंसर क्या होगा यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो भैया थाला विधि, कौन सी विधि, थाला विधि। ड्रिप तो प्रयोग की ही जाएगी, कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी यहां पर, थाला विधि जो है सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है, किसमें, फल वृक्षों में। बहुत अच्छे बच्चों, 70 प्लस बच्चे लाइव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शेयर कर दो, 100 प्लस चाहिए। अरे भाई 45 का कैसे गलत बताया है, सोलंकी मानवेंद्र, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है भारत में। नहीं पढ़ा हो तो कहीं पढ़ के आ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु अपर्दन की वह अवस्था जिसे किसान की मृत्यु कहा जाता है, बौछार क्षरण, परत क्षरण, रिल क्षरण या अवनालिका क्षरण। किसे जो है किसान की मृत्यु कहा जाता है, किसे किसान की मृत्यु, देखो सीट इरोजन, बहुत अच्छे। जो परत क्षरण होता है, परत क्षरण होता है उसे क्या कहा जाता है, डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसे, आपके परत क्षरण। आपका जो बौछाई क्षरण है वो आपका एक है बूंद के गिरने से होता है। फिर आपका रिल, उंगली नुमा संरचनाएं बन जाती हैं और आपकी अवनालिका, बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है। तो सीट इरोजन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों भी आकार की हरित हरिमाहीनता का कारण कौन सा है, पत्तियों में भी आकार की हरिमाहीनता या क्लोरोसिस का कारण क्या है, बोरॉन की कमी, सल्फर की कमी, नाइट्रोजन की कमी या जिंक की कमी। हरिमाहीनता मतलब क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का कारण क्या है भाई, हरिमाहीनता का कारण, वी शेप क्लोरोसिस किस कारण से होती है, पत्तियों भी आकार की क्लोरोसिस किस कारण से होती है। राइट आंसर क्या होगा यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी। नाइट्रोजन की कमी, बहुत अच्छे बच्चों। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी जो है, कमी होने पर हरितहीनता क्लोरोसिस हो जाती है पौधों में। ठीक, वी आकार की जो आपकी एक कहें कि जो आपके घास कुल की या फिर कहें सीरियल क्रॉप है, इनमें ज्यादातर भी आकार की जो है क्लोरोसिस देखने को मिलती है, सीरियल्स में, ठीक, या अनाज वाली फसलों में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक है अल्बर्ट मेयर, के एन सिंह, स्पेंसर हैच या एफ एल ब्रायन। भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक कौन कहे जाते हैं? राइट आंसर बताइए। तो भैया के एन सिंह को भारतीय प्रसार शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसे बच्चों? के एन सिंह को भारतीय प्रसार शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण या ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? स्वरोजगार के लिए जो है ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, ठीक, आपका जो है कब शुरू हुआ था? 1974, 1975, 1979 या 1969 में। ट्राइसेम कब शुरू हुआ था? राइट आंसर बताइए यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया राइट आंसर 1979। 1979 में आपका ट्राइसेम शुरू हुआ था, या फिर कहें आपका स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर परोदा को, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर मंगल राय। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर तो केवीके की स्थापना की गई थी भैया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद है, इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता, केवीके की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को केवीके की सफलता का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, सॉरी 54 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? लेफ्ट टू लैंड व्हील 1979। बहुत अच्छे। राइट आंसर बताइए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1947 में, 1948 में, 1949 या 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ए, बी, सी, डी। 1950। बहुत अच्छे। 1950 में आपका योजना आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, संचार की कला है सीखना, अनुभूति करना, सुनना या सोना। संचार की कला क्या होती है? संचार की कला क्या है? तो भैया सीखना। संचार की कला क्या है? सीखना है। क्या है? सीखना जो है संचार की कला है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी ने। किसने दिया था भैया गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ जो आपका नारा है किसने दिया था? ये दिया था भैया इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जो है आपका नारा दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, 57, न्यूनतम समर्पित मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया? राज्य सरकार, सीएसीपी, केंद्र सरकार या नाबार्ड। घोषणा की बात कर रहा है भैया, बताओ जल्दी से, आपका जो एमएसपी है किसके द्वारा घोषित किया जाता है? एमएसपी कौन घोषित करता है? एमएसपी कौन घोषित करता है? राइट आंसर बताओ भाई, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? राज्य सरकार, सीएसीपी, केंद्र सरकार या फिर कहें नाबार्ड। तो देखो भैया, सिफारिश करने का काम तो सीएसीपी करता है। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी। लेकिन घोषणा करती है केंद्र सरकार की एक जो है संलग्न कार्यालय सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो यहाँ पर सेंट्रल जो है आपका केंद्र सरकार राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑफलाइन कोचिंग के लिए, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना माना जाता है अल्पाधिकार, क्रेता एकाधिकार, द्वाधिकार या एकाधिकार। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक ही खरीदार का होना क्या कहा जाएगा? केवल एक ही खरीदार का होना क्या कहलाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होता है क्रेता एकाधिकार। क्रेता मतलब खरीदने वाला, एकाधिकार केवल खरीदने वाले का एकाधिकार है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया गया था? मार्शल ने, कीन्स ने, एच गोसन ने, कार्ल मार्क्स ने। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया था? उपभोक्ता, हिंदी 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 में ही रहेंगे भाई, इंग्लिश में कोशिश की थी, ठीक है। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया? 59, क्वेश्चन नंबर 59। तो भैया मार्शल ने दिया था। किसने दिया था उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत? मार्शल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है लाभ का नियम, अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल संयोजन का नियम या मूल सिद्धांत? तो भैया यहां पर न्यूनतम, उत्पादन की लागत को न्यूनतम मूल संयोजन का नियम या सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती। क्या आपकी न्यूनतम है? उत्पादन की लागत। किसका प्रयोग करना है हमें? जो है न्यूनतम मूल संयोजन का नियम, न्यूनतम मूल संयोजन का नियम। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है? नेल्लोरे, बीकानेरी, डेक्कानी या नीलगिरी? भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? सबसे लंबी नस्ल कौन सी है भेड़ की? भैया जल्दी से आंसर कर दो, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? सबसे ऊंची नस्ल। तो भैया भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल या सबसे हाईएस्ट या फिर कहें आपकी बड़ी नस्ल जो है वो कौन सी है? नेल्लोरे है। कौन सी है? नेल्लोरे। सूकर में गर्भधारण अवधि होती है 114 दिन की, 148 दिन, 160 दिन या 280 दिन? सूकर में या सुअर में या आपके जो स्वाइन है उसमें गर्भधारण या जस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो 114 दिन का सूकर में गर्भधारण अवधि होती है। कितने दिन की होती है? 114 दिन की। कितने दिन की होती है? 114 दिन की जो है आपकी क्या होती है? गर्भधारण अवधि होती है सूकर के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा गाय का विषाणु जनित रोग है? खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, गल घोंटू या थनैला? बताइए कौन सा जो है वायरल डिजीज है? 148 नहीं होगा भैया, 114 है। 114 राइट आंसर है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा जो है विषाणु जनित रोग है? तो भैया वो है खुरपका मुंहपका। खुरपका मुंहपका कैसा है आपका? विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय मीन कौन सी है? महसी, गोल्डन महसी, चित्ताला, मगोर या चाइनीज कार्प? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? राजकीय मीन कौन सी है यूपी की, उत्तर प्रदेश की? तो भैया चित्ताला जो है राजकीय मीन कही जाती है, यूपी में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मीन है आपकी जो है चित्ताला, ठीक। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट का पालन कहलाता है एपीकल्चर, मोरीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर? तो भैया एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, मोरीकल्चर आपका शहतूत पालन है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर 65 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका पार्ट आ जाता है कंप्यूटर, पार्ट 2 कंप्यूटर में को करेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भाग 1 हमने जो है आपका कृषि कंप्लीट किया। आशा करते हैं आप लोगों को मजा आया हुआ क्लास में, ठीक। अगला पोर्शन है आपका भाग 2 आपका कंप्यूटर। देखिए केवाईसी का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। नो योर कस्टमर जो है केवाईसी का फुल फॉर्म होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन, आईएफएससी कोड क्या है? 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल या फिर कहें आपका जो है अल्फा न्यूमेरिकल कोड है और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका जो फुल फॉर्म होता है किसका? आईएफएससी का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उनके बीच सीधे संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम?
किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उनके बीच सीधे संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका उपयोगकर्ता या फिर क्या सिस्टम उपयोगकर्ताओं के बीच संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है। कौन सा? बैच ऑपरेटिंग। अगला क्वेश्चन, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? एमपीयू का, एमएलआई का, सीएलआई या सीपीयू का? एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा 69 का? राइट आंसर बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर जो है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? सीएलआई का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है बच्चों? सीएलआई या कमांड लाइन इंटरफेस। सीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करता है आपका जो है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है? सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। फुल फॉर्म लिख लेना भाई, सीएलआई का फुल फॉर्म लिख लेना। सीएलआई का फुल फॉर्म लिख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? किसके साथ? आपका हार्डवेयर के साथ। जीयूआई, कर्नेल, सेल या एडिटर? जो है आपका किस लिनक्स का वह मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। जीयूआई है, कर्नेल है, सेल है या एडिटर है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया राइट आंसर हो जाता है कर्नेल। कर्नेल जो है हार्डवेयर और के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। आपका जो है कर्नेल किसके साथ? हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। लिनक्स का वह मुख्य घटक जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है वह है आपका कर्नेल। अगला क्वेश्चन, सोलारिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व संस्करण है? सोलारिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व संस्करण है? रियल ओएस, यूनिक्स, लिनक्स या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? 71 का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिक्स। सोलारिस जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व संस्करण है? तो यूनिक्स का है। किसका है? यूनिक्स का है। ठीक, ऑप्शन सी यूनिक्स हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72वां प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया द्वितीय पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था? बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? तो भैया द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। ठीक, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, तीसरी पीढ़ी में आपके जो है आईसी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट था। ठीक, अगला क्वेश्चन, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश किस प्रारूप में निष्पादित होते हैं? समानांतर और अनुक्रमिक दोनों? समानांतर, रेखीय, अनुक्रमित? नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो निर्देश होते हैं किस प्रारूप में निष्पादित या कार्य करते हैं? किस प्रारूप में कार्य करते हैं? राइट आंसर बताइए यहाँ पर 73। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है समानांतर और अनुक्रमिक दोनों रूप में काम करते हैं। नवीनतम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो किस प्रारूप में निष्पादित होते हैं? समानांतर और अनुक्रमिक दोनों। अगला क्वेश्चन, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का आविष्कार और विकास कब हुआ? 1990 में, 1995, 1997 या 1992? डीवीडी का विकास कब हुआ? डीवीडी का विकास कब हुआ? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1995। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का आविष्कार कब हुआ था? 1995 या 1995 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 75 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। प्रोग्राम में, इनपुट में, सूचना में या ऑब्जेक्ट में?
जो सॉफ्टवेयर है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को किस में बदलना है? किस में बदलना है? राइट आंसर बताइए। तो भैया डाटा को किस में बदलना है? आपका सूचना में बदलना है। ठीक, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना। ठीक, किस में बदलना? सूचना में। अगला क्वेश्चन, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, स्विच का, राउटर का, ब्राउटर का, गेटवे का। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, स्विच, राउटर, ब्राउटर या गेटवे। किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राउटर। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, वो है राउटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा के पैकेट की राउटिंग और एड्रेसिंग के लिए बनाए नियमों के सेट को संदर्भित करता है, जब ताकि वे पूरे नेटवर्क में संचारण या ट्रेवल कर सके और सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सके? मॉडल, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर गेटवे नहीं होगा, राउटर होगा। राउटर का प्रयोग हम नेटवर्क के संचार के लिए करते हैं ना, ठीक है, राउटर होगा। अगला क्वेश्चन 77 का आंसर कीजिए। तो भैया प्रोटोकॉल कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा के पैकेट की रूआउटिंग और एड्रेसिंग के लिए बनाए नियमों के सेट को संदर्भित करता है ताकि वे पूरे नेटवर्क में संचारण कर सकें और सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें? तो उसे वो कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए क्या आवश्यक है? केवल पोर्ट संख्या, केवल आईपी एड्रेस, ना तो आईपी एड्रेस और ना ही आपकी पोर्ट संख्या, आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या। क्या आवश्यक है भैया? आपको जो है नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाता है आपका जो है ऑप्शन डी, आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या। नॉर्मली हम क्या देखते हैं? मोबाइल का आईपी एड्रेस देखते हैं या पोर्ट संख्या देखते हैं, है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 79 है, संचरण गति के संदर्भ में लेन, मैन और वैन को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? वैन, मैन, लेन, लेन, मैन, मैन, बी, सी, डी, एस। आपका डी राइट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 79 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा बैन, मैन और लेन बढ़ते क्रम में सही, सॉरी बढ़ते क्रम में सही जो आपका संचरण गति के संदर्भ में। तो लेन की सबसे ज्यादा गति होती है, मैन की उससे कम, बैन की उससे कम होती है। ठीक है, तो लेन में सबसे ज्यादा गति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एफटीपी का ट्रांसफर मोड नहीं है? ब्लॉक मोड, डेटा मोड, स्ट्रीम मोड, कंप्रेस मोड। कौन सा मोड नहीं है? राइट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डेटा मोड। आपका जो एफटीपी है का ट्रांसफर मोड नहीं है, डेटा मोड। ब्लॉक मोड है, स्ट्रीम मोड है और कंप्रेस मोड है। यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। अगला पार्ट है पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जी के। तो पहला क्वेश्चन यूपी जी, पंचमहल भारत के किस शहर में है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा या फतेहपुर सीकरी? पंचमहल भारत में कहाँ के किस शहर में स्थित है या उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कहां पर है पंचमहल? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में क्या है? पंचमहल है। अगला क्वेश्चन, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में है? लखनऊ में, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो भैया वो लखनऊ के अंदर है। रूमी दरवाजा कहां पर? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी और भोपाल? तो भैया मंदिरों का शहर तो एक ही है भाई, वाराणसी। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? आपका जो है वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों का शहर क्या कहा जाता है? वाराणसी को। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीनों में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? चक्रवाती पवने, व्यापारी पवने, लू या तूफान? तो भैया उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? आगरा, बरेली, वाराणसी या गोरखपुर में? कहां पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो भैया यहाँ पर मथुरा ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आगरा में। ठीक, सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? आगरा में। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, सेल्यूरियन या कार्बोनिफेरस? किस समय जो है विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ, किस काल में हुआ था? तो भैया विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस में हुआ था? कैम्ब्रियन युग में विंध्याचल पर्वतमाला का क्या हुआ था? आपका जो है निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? अरावली, शिवालिक, कैमूर या बिंद? तो भैया दक्षिण में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहां पर कौन सी पहाड़ियां? आपकी बिंद की पहाड़ है, या फिर बिंद क्षेत्र है। ठीक, तो बिंद जो है दक्षिणी भाग बनाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये तो सभी को पता है, कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। ठीक, आपका केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सॉरी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पर है? आपका लखनऊ के अंदर है। लखनऊ के अंदर है। लखनऊ के अंदर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? 10, 18, 15 या 16? तो भैया 18 तो मंडल है और 17 क्या है? संभाग, सॉरी 18 संभाग या मंडल है। कितने? 18। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं आपके? 18। ठीक, अगला क्वेश्चन, चकबंदी योजना कब शुरू हुई? 1992, 1954, 1976 या 1965 में? चकबंदी योजना कब शुरू हुई? तो चकबंदी योजना जो शुरू हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी चकबंदी योजना? 1954, 1954 में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य हैं 100, 80, 31 या 403? तो भैया 80 हैं। कितने हैं? लोकसभा सदस्य 80 और राज्यसभा सदस्य कितने? 31। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 92 है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंध है? ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज या फिर क्या रामपुर दरबार, लखनऊ आगरा घराना? किसका संबंध जो है नृत्य की संस्कृति से? नृत्य की संस्कृति से किसका संबंध है? तो भैया वो है आपका ख्याल और बाज लखनऊ। ख्याल और बाज का संबंध किसे? नृत्य की संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की आपकी जो देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका अभिलेखीकरण, उसका प्रकाशन, उसकी बिक्री करना। तो भैया इसमें जो शामिल नहीं है वो क्या नहीं है? बिक्री करना। किसका क्या शामिल है? अभिलेखीकरण कर सकते हैं, संरक्षण और प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका प्रकाशन कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 54 है, 54 है, लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से? पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या बुंदेलखंड? आपका जो रहुला है, रहुला का संबंध किससे है? रहुला का संबंध किससे है? तो रहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। राहुला का संबंध किससे है? बुंदेलखंड से। लोक नृत्य राहुला का संबंध किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? छोलिया, नटवरी, चरकुला या जोगनी? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य के साथ है? छोलिया के साथ है, नटवरी के साथ है, या फिर कहें आपके चरकुला या जोगनी? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चरकुला। ब्रजमंडल का संबंध किससे है? चरकुला नृत्य से। किससे? चरकुला लोक नृत्य से, चरकुला।
अगला क्वेश्चन, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कुचिपुड़ी, घूमर, कथक या भरतनाट्यम? तो भैया कथक का उद्भव कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुआ है कथक का उद्भव? आपका उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? रासलीला, ख्याल, मयूर, उपरोक्त सभी? कौन से जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो भैया यहाँ पर लोक नृत्य सभी है, आपका रासलीला भी है, ख्याल भी है, मयूर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला शैली काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो भैया मथुरा कला शैली कुषाण काल में अपनी चरम पर थी या फिर शीर्ष पर थी, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी कुषाण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक थे? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर? भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक कौन है कथक नृत्य के? तो भैया बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज को कथक नृत्य के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर ने? किसने जो है मुगल घाट का निर्माण करवाया था? मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया औरंगजेब ने कराया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आज के सेट पेपर क्या हो जाते हैं? समाप्त होते हैं। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। ठीक, आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। इसको हम अल्टरनेटिव डे में, कल आपका जो रहेगा वो आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा, और आज आपका मतलब एक दिन छोड़ एक दिन आपका, एक दिन फुल रहेगा, एक दिन आपका टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देते हैं जो आपको यहाँ पर क्लास चल रही है। ठीक, जो प्रैक्टिस सेट है इसकी पीडीएफ आपकी जो है पेड है, जो कि आपको ब्रह्मास्त्र सेट पेपर खरीदना है उसके अंदर मिलेगी। ठीक, 60 इसमें 20 फुल लेंथ है। फुल लेंथ मैंने अभी से शुरू कर दी है, एक के बाद एक। ठीक, 40 टॉपिक वाइज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रवेश कुमार सारस्वत, मनीष कुशवाहा जी, आशीष कुमार जी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है खरीद सकते हैं। प्राइस कितना है? 299 है। यहाँ पर आपको केवल आपको 60 सेट पेपर नहीं मिलेंगे, अगर कि आपको फुल लेंथ और भी बनाए ना तो फुल लेंथ में आपके 60 से 80 भी हो सकते हैं। ठीक, तो और भी सेट मिलने वाले हैं, और साथ में साथ आपके प्रिंटेड नोट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। ठीक है, तो प्रिंटेड नोट्स जो बाय करना चाहते हैं या हार्ड कॉपी में जो बाय करना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमारे नंबर पर 7880497104 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हार्ड कॉपी में नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपका जो है नोट्स उपलब्ध है। ठीक, और अगला सेशन है आपकी जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, प्रैक्टिस सेट। इसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक, चलिए कोई नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आपका इंग्लिश भी रखें उसमें। ठीक है, इंग्लिश का भी ध्यान रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपकी लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको उपलब्ध है। अरे भाई ये मत बात करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है, जिसमें 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 आपके सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। आपका लाइव क्लास है, अभी इसमें ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। और आप जो बच्चे पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पीडीएफ कोर्स भी हमारा जो है अवेलेबल है। उसके लिए आपको नीचे कहाँ पे जाना है, नीचे आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सॉफ्ट कॉपी आपकी 499 रुपये में, सॉफ्ट कॉपी आपकी 499 में है नोट्स की, और आपकी प्रैक्टिस सेट की 299 में। 300 रुपये में आपको जो है टेस्ट सीरीज जो है 299 रुपये में मिलेगी। टेस्ट सीरीज 299। ठीक, टेस्ट सीरीज कितने में मिलेगी? 299। ठीक, चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों आप सभी के सपोर्ट के लिए। ठीक, आप लोगों ने सेशन को शेयर किया, आज 70 प्लस बच्चे थे। ठीक, इसी तरह अगले सेशन को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।